हेलो दोस्तों, मैं आशीष ठाकुर स्वागत करता हूं आप सभी का विकास कोचिंग क्लासेस के फ्री ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स में। तो आज का जो वीडियो है हमारा, उसमें हम कुछ पढ़ने वाले नहीं हैं। आज हमारा वीडियो बस इस बारे में है कि जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल्स देखेंगे। तो ये वीडियो जो है वो उन बच्चों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल है जो अभी 10th से निकल कर 11th में गए हैं। ठीक है, तो चलिए हम जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में बात करते हैं। उससे पहले हम बात करते हैं कि जो भी स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा चाहते हैं, उनका ड्रीम होता है कि वो एक IIT में जाएं, वो NITs में जाएं, IIITs में जाएं, ठीक है, और अच्छी एजुकेशन मिले उनको, ठीक है, तो और अच्छा जॉब मिले, ठीक है। तो क्या होता है कि इतनी आसानी से तो ये मिलता नहीं है, ठीक है। तो क्या होता है, IIT JEE मतलब जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है, ये एक हमारा ऐसा दरवाज़ा जो है जो हमें IITs NITs तक लेकर जाता है, ठीक है। और इसके लिए क्या होता है, क्लास 10th के बाद से ही हम इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। और कैसे प्रिपरेशन करते हैं, JEE मेंस क्या होता है, एडवांस क्या होता है, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो क्या होता है कि JEE का जो एग्ज़ाम होता है वो 2 पार्ट्स में होता है। एक होता है JEE मेन और एक होता है JEE एडवांस्ड। तो इस वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे JEE मेन के बारे में, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा पहला दरवाज़ा है जो हमें लेकर जाता है IITs तक, ठीक है। तो इस वीडियो में हम JEE मेन के बारे में बात करेंगे। इसमें क्या होता है कि जो बच्चे 10th के बाद 11th 12th के लिए PCM ग्रुप लेते हैं, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, ठीक है। तो इस एग्ज़ाम में क्या होता है कि 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला हमारा आता है फिजिक्स, दूसरा आता है हमारा केमिस्ट्री और तीसरा आता है हमारे पास मैथमेटिक्स, मैथ्स, ठीक है। इन तीनों से बेसिक क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, ठीक है। अब इसकी प्रिपरेशन कैसे करें? पहली बात तो ये कि जब जो भी हम 10th तक पढ़ रहे होते हैं वो सिलेबस क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है, ठीक है, काफ़ी कम सिलेबस होता है। और जब हम 10th से जैसे ही 11th में जाते हैं तो सिलेबस काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है, करीब 4 गुना सिलेबस बड़ा हो जाता है। तो इससे बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है, ठीक है। लेकिन क्या है, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के साथ अगर हम पढ़ें तो ये काफ़ी आसान हो जाता है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है इस एग्ज़ाम को क्लियर करना, ठीक है। तो अब हम इसके बारे में बात करते हैं। JEE मेन जो है, ठीक है, उसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो है 75 क्वेश्चंस, ठीक है। 75 क्वेश्चंस इक्वली डिवाइडेड होते हैं तीनों सब्जेक्ट्स में, ठीक है। मतलब फिजिक्स में आपके 25 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री में 25 क्वेश्चंस और मैथ्स में भी 25 क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। इन 25 क्वेश्चंस में से, ठीक है, जो 20 क्वेश्चंस होते हैं वो आपके MCQs होते हैं, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है। और जो बचे 5 क्वेश्चंस वो क्या होते हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड, मतलब जो उनके आंसर्स हम लिखेंगे वो न्यूमेरिकल आंसर्स होंगे, उसमें हमें ऑप्शंस नहीं दिए जाएंगे, ठीक है। तो अब सेम चीज़ इन तीनों के साथ भी होता है, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में भी 20 क्वेश्चन जो होते हैं वो MCQs होते हैं और जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो, मतलब जिनके आंसर न्यूमेरिकल्स होते हैं वो 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। वो कैसे कि ये जो 20 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इन 20 क्वेश्चंस का अगर आंसर हमने सही दिया तो हमें मिलता है +4, मतलब 4 मार्क्स हमें अवॉर्ड किए जाते हैं करेक्ट आंसर के लिए, ठीक है। और अगर ये आंसर गलत हुआ तो हमारा नेगेटिव हो जाता है, -1 हो जाता है, ठीक है। और अगर हमने वो आंसर दिया ही नहीं, वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया, तो उसके कोई मार्क्स नहीं मिलते, ठीक है। और ये जो 5 क्वेश्चंस हैं न्यूमेरिकल आंसर्स, इसमें नेगेटिव नहीं होते हैं, मतलब अगर ये सही हुआ तो इसके 4 मार्क्स मिलेंगे और अगर गलत हुआ तो नेगेटिव नहीं है इसमें, ठीक है। इसमें नेगेटिव मार्किंग हमारा नहीं आता है। सिमिलर केमिस्ट्री और मैथ्स के साथ भी होता है, ठीक है। तो ये 3 सेक्शंस हैं हमारे JEE मेंस में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स।
25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, टोटल मिलाकर हुए 75 क्वेश्चंस। हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स कैरी करता है, ठीक है। मतलब 75 × 4 कितना हो गया, ये हो गया हमारा 300 मार्क्स। मतलब जेईई मेन जो हमारा होता है पहला गेटवे, वो होता है हमारा 300 मार्क्स का, ठीक है। अब तो ये हो गई एग्जाम्स की बात, मतलब जेईई मेन एग्जाम में क्या क्या कैसे क्वेश्चंस रहते हैं, पैटर्न क्या है जेईई मेन का। अब हम बात करते हैं कि क्लास 10th के बाद से हम इसकी प्रिपरेशन कैसे शुरू कर सकते हैं, किस तरह से पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम उस बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जेईई मेन के बारे में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, क्लास 11th और 12th दोनों के कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जेईई मेन में, ठीक है। और ये जो एग्ज़ाम होता है हमारा जेईई मेन, वो एनटीए कंडक्ट करवाता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, मतलब ऑनलाइन आपको एग्ज़ाम देना है सेंटर पे जाके, ठीक है। और 3 घंटे का ये पेपर होता है, ठीक है। तो ये हो गया जेईई मेन के एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह के बारे में, ठीक है। अब हम चलते हैं कि इसकी प्रिपरेशन कैसे की जाए। अब जैसे कि हमें बचपन से सिखाया जा रहा है कि किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए हमें हार्ड वर्क करना पड़ता है, कुछ भी पाने के लिए, सक्सेस के लिए। तो क्या हार्ड वर्क तो हमें करना ही है जेईई के एग्ज़ाम में, साथ ही साथ हमें क्या करना है, स्मार्ट वर्क भी करना है, ठीक है। मतलब हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क, ये आपको दिलाएगा सक्सेस, ठीक है। तो स्मार्ट वर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यही आपको जेईई मेन के एग्ज़ाम में या फिर जेईई एडवांस के एग्ज़ाम में सक्सेसफुल बनाएगा, ठीक है। तो अब इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जो स्टूडेंट्स को करना पड़ेगा ताकि वो अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएँ जेईई की, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जिन बातों पर हम स्टूडेंट्स को ध्यान देना है, वो है कि उनको एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना होगा, एंड यू शुड स्टिक टू दैट टाइम टेबल। मतलब अगर आपने टाइम टेबल बनाया है तो उस टाइम टेबल के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि टाइम टेबल बना के दीवार पे लगा दिया और आराम से सो रहे हैं, ठीक है। तो टाइम टेबल अगर आपने बनाया है तो उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे 3 घंटे 4 घंटे, ठीक है। तो अब क्या होता है कि 10th तक हम बहुत ज़्यादा घंटे तक बैठकर पढ़ते नहीं हैं, तो 10th के बाद हमें पढ़ने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ऐसा नहीं कि 10th से 11th में गए और पहले दिन से ही 8 घंटे पढ़ना हमने शुरू कर दिया। हम क्या करते हैं, ग्रेजुअली आगे बढ़ते हैं। मतलब अगर हमने पहले दिन 3 घंटे पढ़ाई की है तो धीरे धीरे उसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, डेली बेसिस पे या फिर वीकली बेसिस पे। अगर हमने पहले दिन 3 घंटे पढ़ाई की है तो अगले दिन हो सकता है 3.5 घंटे हम पढ़ सके, फिर 4 घंटे, 4.5, 5 घंटे, ऐसे ऐसे करके हमें कम से कम 7-8 घंटे की सिटिंग बनानी है और हमें डेली 7-8 घंटे पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो टाइम टेबल एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई, ठीक है। अगला जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपके नोट्स कैसे हैं। मतलब आपको नोट्स बनाना होगा। अगर आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं तो वहाँ के नोट्स तो बन ही रहे हैं आपके, और उसको डेली रिवाइज करना है। वहाँ पे जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है वो आपको नोट डाउन करना है, और आपके जो टीचर कुछ अगर कॉन्सेप्ट बता रहे हैं तो उसको भी लिखना है। मतलब नोट्स प्लस कॉन्सेप्ट्स आपके लिखे होने चाहिए, ठीक है। और प्रॉपर रिवीजन भी आपको करना होगा, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि आज हमें कुछ पढ़ाया गया है और हम 2-3 दिन बाद जाके उसे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इससे दिक्कत ये होती है कि जब आज हमें कुछ पढ़ाया गया और अगर घर जाके हमने वो पढ़ाई नहीं की, जो पढ़ाया गया वो हमने नहीं पढ़ा, तो अगले दिन जो कुछ अगला पढ़ाया जाता है तो वो क्या होता है, ज़्यादातर पिछले टॉपिक से रिलेटेड होता है, ठीक है। अगर हम नया चैप्टर स्टार्ट नहीं करते हैं तो वो क्या होता है, अगले दिन हमारे वो कॉन्सेप्ट्स थोड़े फेड होने लगते हैं, हम भूलने लगते हैं, ठीक है। तो क्या करना होता है कि हमें डेली उनको रिवाइज करना होता है, जो भी हमें पढ़ाया जाए,
और अगर जो भी नेसेसरी होता है उसमें कुछ ऐड करना, नोट्स में हमें ऐड करना है, हमने बहुत सारे बुक्स पढ़े, रेफरेंस बुक्स लिए, हमें कुछ नया मिला तो उसको हमें नोट डाउन करना होता है। ठीक है, तो ये नोट्स होने चाहिए हमारे पास प्रॉपर, और नोट्स में कॉन्सेप्ट्स भी लिखे होने चाहिए। और हम क्या करते हैं, प्रॉपर रिवीजन करते हैं। मतलब एक तो जो डेली हमें पढ़ाया गया उसे हम रिवाइज कर रहे हैं, दूसरा ये कि जब कोई चैप्टर ख़त्म होता है, ठीक है, तो उसकी भी हम प्रॉपर रिवीजन करें, उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करें। ठीक है, जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे उतने ज़्यादा हमारे कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप होंगे। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कुछ, मतलब टाइम टेबल होना, नोट्स प्लस कॉन्सेप्ट्स होना और रिवीजन करते रहना। ठीक है, रेगुलर रिवीजन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो एग्ज़ाम के टाइम पे अगर हम रिवाइज़ करने बैठेंगे तो हमें कुछ भी याद नहीं रहेगा। इसलिए हमें डेली तो रिवाइज़ करना ही है, और फेज़ वाइज रिवीजन, मतलब अगर कोई चीज़ ख़त्म हुआ, जैसे अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ख़त्म हुआ तो उसके सारे चैप्टर्स हमने रिवाइज़ कर लिया, मैग्नेटिज्म ख़त्म हुआ, ऑप्टिक्स ख़त्म हुआ, तो इस तरह से भी हमें रिवाइज़ करते रहना होता है। ठीक है, और भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, जैसे ग्राफ्स के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो ग्राफ्स को हमें अच्छे से रीड करना आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ग्राफ से क्या है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं, अच्छे मतलब इजी क्वेश्चंस आते हैं। उसमें ऐसा होता है कि जो भी हमारे पास ऑप्शन दे रखा है हम उसकी हेल्प से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जेईई मेंस में, बहुत सारे तो नहीं, कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि जिनको हम ऑप्शंस की मदद से हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये तभी हो पाएगा जब हम डेली प्रैक्टिस करते रहेंगे, रेगुलर प्रैक्टिस करते रहेंगे न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स की। ठीक है, और साथ ही साथ कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर होने चाहिए। अगर कुछ भी हमें डाउट होता है, ठीक है, मतलब आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप अपने टीचर से ज़रूर पूछें ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। ठीक है, और केमिस्ट्री की मैं बात करता हूँ। केमिस्ट्री क्या होता है, जेईई मेंस में हमारा सबसे ज़्यादा स्कोरिंग पेपर होता है, मतलब और वो कम टाइम में भी बन जाता है। तो क्या होता है, जेईई केमिस्ट्री में 3 पार्ट्स होते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक का जो पार्ट होता है, ठीक है, ये हम क्या करते हैं, एनसीईआरटी से पूरा पढ़ते हैं। मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो हम एनसीईआरटी से अच्छे से पढ़ेंगे, बिल्कुल लाइन बाय लाइन, और याद करते रहेंगे। और इनऑर्गेनिक क्या है, ये भी अगर हम पढ़ रहे हैं तो इसको याद रखने की ज़रूरत है, डेली रिवीजन हमें ज़रूरी होती है इसमें। ठीक है, और भी कुछ कुछ है, जैसे हम एनसीईआरटीज़ हर सब्जेक्ट्स की आती हैं, तो मैथ्स में हो गया, जैसे कुछ मिसलेनियस एक्सरसाइजेज होते हैं, उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस रहते हैं, तो आप उनको ज़रूर सॉल्व करें। और फिज़िक्स में भी जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, ठीक है, या फिर उसमें भी एडिशनल एक्सरसाइज होता है। ठीक है, तो उसके क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे होते हैं, तो आप उनको भी ज़रूर सॉल्व करें, काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस रहते हैं उसमें। या फिर कुछ बुक्स होते हैं, जैसे फिज़िक्स के लिए एच सी वर्मा की बुक्स हो गई, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिज़िक्स, वो काफ़ी अच्छी बुक है बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लिए। फिर मैथ्स के लिए भी अलग अलग बुक्स आती है, अरिहंत की, सिंगेज की बुक आती है। केमिस्ट्री के लिए अलग अलग MS चौहान की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर इनऑर्गेनिक के लिए अलग। तो ये सब बुक्स के बारे में भी मैं बताऊंगा। तो ये अभी है कि हमें जेईई मेन के लिए करना क्या क्या है। ठीक है, तो ये जो अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, क्योंकि हर सब्जेक्ट में 25 क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या है कि अगर हम देखें तो 11th 12th कंबाइंड करके हमारे पास जो नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं वो करीब 25 से 30 चैप्टर्स हैं हर एक सब्जेक्ट में, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स तीनों में। ठीक है, तो ये हो रहा है कि जो जेईई मेन है वो लगभग हर टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब हर चैप्टर से एक एक क्वेश्चन रह सकता है, चाहे वो छोटा चैप्टर हो जैसे यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स हो गया, डायमेंशंस वगैरह हो गया, एरर हो गया। ठीक है, तो इन सब से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो क्या है कि अब काफ़ी बच्चे होते हैं कि जो छोटे छोटे चैप्टर्स को स्किप कर देते हैं, वो समझते हैं ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, और उसको ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, और पेपर में क्या होता है उससे बहुत ईजी क्वेश्चंस आता है तो वो नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो हमें ये नहीं करना है, सारे टॉपिक्स को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है। अगर कोई लंबा चैप्टर है तो वो लंबे समय तक चलेगा, उसे हम लंबे टाइम तक पढ़ेंगे, और कोई छोटा चैप्टर है तो ऐसा नहीं है कि हम उसे स्किप कर दें। ठीक है, उसे भी हमें पढ़ना है और कॉन्सेप्ट्स के साथ पढ़ना है। ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट्स में एप्लीकेबल है। ठीक है, तो कहने का मतलब कि हमें छोटे छोटे चैप्टर्स को भूलना नहीं है। ठीक है, अब ऐसा है कि जैसे डायमेंशंस हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो फर्स्ट चैप्टर आता है हमारा, पहला इंपॉर्टेंट चैप्टर क्लास 11th में फिजिक्स का, तो क्या होता है कि अब
वो जो चैप्टर है वो डिपेंडेंट है हमारे आगे के फिज़िक्स के चैप्टर्स पे। मतलब हमें तरीके पता है, काफ़ी सारे फॉर्मूलेज हम टैकल करेंगे आगे फिज़िक्स के चैप्टर्स में। तो अब इसमें क्या होता है कि बच्चे शुरू में थोड़े घबरा जाते हैं, तो घबराना नहीं है, ठीक है। आगे के चैप्टर्स में जैसे ही फॉर्मूले पढ़ते हैं, नए नए फॉर्मूलेज आते हैं, तो इस चैप्टर की हेल्प से हम और उन जो नए फार्मूले पढ़े हैं उससे हम डायमेंशंस के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ऐसा नहीं है कि जेईई मेन में इजी सा डायमेंशन का क्वेश्चन आ जाएगा कि बताओ वेलोसिटी की डायमेंशन क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन क्या है, ठीक है। वो भी थोड़ा सा ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो और जो मेन चीज़ है कि कोई भी क्वेश्चन हम बनाते हैं तो क्वेश्चन हमें समझना आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन को शुरू में क्या होता है कि जब हम प्रिपरेशन करना शुरू करते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है स्टूडेंट्स को ट्रैक पर आने के लिए। मतलब वो क्वेश्चंस पढ़ें, क्वेश्चन को समझे, उसमें क्या गिवन डेटा है, क्या हमें पूछ रहा है, कौन से कॉन्सेप्ट्स हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, उसको कैलकुलेट कैसे करें। तो जो क्या होता है, कॉन्सेप्ट्स की चीज़ें आपको आपके टीचर बता देंगे, लेकिन जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप उसे किस तरह से सॉल्व करते हैं, कितनी स्पीड है आपके पास, कितनी एक्यूरेसी है, ठीक है। और क्या होता है, जैसे जैसे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हमें ये भी ध्यान देना है कि हमारी स्पीड बढ़नी चाहिए, हमारी एक्यूरेसी बढ़नी चाहिए। ये कब होगा, जब हम प्रॉपर रिविजन करेंगे, प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, टाइम टेबल हमारे पास परफेक्ट रहेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है जेईई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। और एक और जो बात आती है वो ये कि कोई भी क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करते हैं, तो जैसे बहुत सारे बुक्स हैं, तो अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो अलग अलग बुक में अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हमारे लग सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जो क्वेश्चंस हमें अच्छे लगते हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ इसमें काफ़ी ज़्यादा ब्रेन पावर लग रही है, काफ़ी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, तो उन क्वेश्चंस को हमें मार्क करना है और क्वेश्चन के साइड में थोड़ा सा छोटे से जगह में लिख भी देना है कि हाँ इसे हमने कैसे सॉल्व किया, कौन से कॉन्सेप्ट्स लगे, ठीक है। और उन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को आपके नोट्स में आपको डालना है, ठीक है, ताकि जब आप उसे रिवाइज करें तो आपको याद आए कि हाँ इस टाइप का भी क्वेश्चन था और हमने ऐसे सॉल्व किया था, ठीक है। तो और हमें काफ़ी सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करने हैं, डेली प्रैक्टिस करनी है और हमें कभी भी रुकना नहीं है। और ऐसा भी नहीं कि आज हम 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो कल हम 3 घंटे पढ़ेंगे, ठीक है। हमें कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी होगी, ठीक है, ताकि हमें सक्सेस मिल सके, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने कुछ बेसिक चीज़ें बताई हैं कि जेईई मेंस के लिए क्या करना है हमें, ठीक है। जेईई मेंस क्या होता है, किस तरह का उसका पेपर आता है, पैटर्न आता है। अब तो जेईई मेन ऑनलाइन होने लग गया है, पहले ऑफलाइन भी होता था, ठीक है। आगे के भी वीडियोस में हम जेईई एडवांस्ड के बारे में बात करेंगे। और क्योंकि अभी लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है तो स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस लॉकडाउन के पीरियड का आप अच्छे से फ़ायदा उठाएं, ठीक है। आप अगर 10th से 11th में गए हैं तो आप बेसिक बुक्स पढ़ें, ठीक है, जो भी बुक्स आपके पास है, या फिर कोई भी अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आपको कोई भी मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो आप पढ़ें, ठीक है। अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते रहें। मतलब कि जो लॉकडाउन का पीरियड है तो सारे स्टूडेंट्स घर पे बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं कि खाली बैठे रहना है, कुछ ना कुछ आप पढ़ते रहें, ठीक है, ताकि आपको कुछ नया सीखने को मिले, ठीक है। और ख़ुद को थोड़ा क्यूरियस बनाएं कि मतलब अगर हमारे आसपास कोई चीज़ें हो रही हैं तो क्यों हो रही है। अब फिज़िक्स में जैसे देखा जाए तो क्या है कि ये सिर्फ क्या है, स्टडी ऑफ नेचर है। मतलब नेचर में जो कुछ भी होता है हम उसे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो लॉकडाउन का अच्छे से उपयोग करना है। हो सकता है आपकी पूरी मई या फिर जून में ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हों स्कूल्स में, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, तो तब तक आपको इस टाइम का यूटिलाइज़ करते रहना है, ठीक है। और आप NCERTs पढ़ें या फिर जो भी आपके पास कुछ बेसिक बुक्स हैं उनको पढ़ें। और 12th के स्टूडेंट्स भी, ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई नहीं पढ़ा रहा है तो वो ना पढ़ें।